Hello friends, we are starting with another video for the CTET CDP पार्ट 2024। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। और इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली क्या है, एक समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट जो आजकल के एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है उसकी बहुत ज़्यादा नीड है इंक्लूसिव एजुकेशन की। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये है सेग्रीगेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। बेसिकली हम इसका मतलब कहने का ये है कि हम बच्चों को, अगर कोई बच्चा डिसेबल है, कोई बच्चे में कोई इशू है, तो उसको हम पूरी क्लास से अलग नहीं कर सकते हैं। हमें उनको अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करके उस बच्चे को उस क्लास के लिए फ़िट बनाना है, बट हम बच्चे को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा फिज़िकली डिसेबल है तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको आप किसी फिज़िकली डिसेबल्ड स्कूल में एडमिट करिए। कोई बच्चा अगर विजुअली थोड़ा इम्पेयर्ड है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको ब्लाइंड स्कूल में आप एडमिशन कीजिए। तो बेसिकली क्या है कि जो भी हमारी ये प्रॉब्लम्स, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो उनको हम स्कूल वाले या स्कूल का टीचर किसी भी तरीके से उसको स्कूल में आने से मना नहीं कर सकते हैं। अब जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, अगर हम बात करें कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग क्या है, तो उनका अकॉर्डिंग क्या है कि व्यापक रूप से समावेशन को एक ऐसे सुधार के रूप में लिया जाता है जिसमें सीखने वाले की भिन्नताओं का आधार किया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि हम बात करें तो उसके बाद हम बात करें समावेशी शिक्षा को है, वो छात्रों की जितनी भी भिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। सभी को एक समान समझकर छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के समान अवसर के गुण के सभी सिद्धांतों का पालन समावेशी शिक्षा में किया जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे जो स्पेशल एजुकेटर टीचर्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद हम बात करें तो समावेशी शिक्षा की जो हमारी इसकी ज़रूरतें क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ये 86 अमेंडमेंट जो हमारी थी उसमें क्या कहा गया था कि 6 to 14 ईयर्स के जितने बच्चे हैं सबको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और जो डिसेबल्ड अगर बच्चे हैं तो उनके लिए 6 to 18 ईयर्स तक का था ये चीज़। अब उन्होंने कहा था कि ये जितने भी टू टीयर डाउन ऑल द हर्डल्स, अगर कोई बच्चे में प्रॉब्लमेटिक है या कुछ भी है तो सब चीज़ों को हमें साइड रखना है। बच्चों के बीच में कोलैबोरेशन, पीयर ग्रुपिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टीम की तरह काम करना, ये सब चीज़ें तब होंगी जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। बच्चे के जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, डाइवर्सिटी को क्लास में इंक्रीज़ करना है, और हर एक बच्चे को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे लिए क्या कहा था उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग कि सिस्टम कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, but we do not have to change the child for the system. System is for the child, child is not for the system. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि building as learning aid, जो सिस्टम है उसको चेंज करना है हमें, बच्चे को चेंज करने पे नहीं उसको ज़रा भी हमें मतलब जोर देना है। अब अगर हम बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा जो है वो लोकतंत्र की भावनाओं का समर्थन करती है तथा उस आधार पर ही छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। समावेशी शिक्षा जो हमारी है इंक्लूसिव एजुकेशन, छात्रों की संख्या सीमित कर 20 से 25 तक रखी जाती है एवं छात्रों के शिक्षण हेतु स्पेशल एजुकेटर टीचरों को नियुक्त किया जाता है। समावेशी शिक्षा में नवीन छात्र जो है वो नए नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो स्कूल्स हैं जहाँ पे प्रॉपर ये कंसेप्ट अप्लाई होते हैं वहाँ उनका प्रॉपर उनकी निरीक्षण भी होता है। तो जो निरीक्षण करता है वो उनको सुधार भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं कि इस तरह से आप और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इन स्कूलों में बच्चों के लिए स्पेशल रैंप बने होने चाहिए। अगर कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो स्टेयर से नहीं जा सकता, तो उसके लिए वहाँ पे रैंप्स बने होने चाहिए। उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करी जाती है। बच्चों के लिए
जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनका मनोबल है, उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पे रेगुलर प्रयोग किए जाने चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम अगर बात करें तो हमारा जो है एक एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को और बढ़ा करने के लिए, बच्चों को और जो हमारा लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, हमें बच्चों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट को अप्लाई करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं तो जिससे बच्चों का मेंटल, फिज़िकल जो है, इस बेसिस पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बच्चों को फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल किसी भी तरीके से कोई भी अगर बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी बुली नहीं हो सकती है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है नेक्स्ट कंसेप्ट वो है डिसेबिलिटीज़। अब डिसेबिलिटीज़ कितनी प्रकार की हो सकती हैं, तो अगर हम डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो हमारे पास विजुअल मतलब दृष्टिबाधिता या दृष्टि अक्षमता, श्रवण ऑडिटरी अक्षमता, मानसिक इंटेलेक्चुअल अक्षमता, गामक लोकोमोटर अक्षमता एंड देन लर्निंग अधिगम अक्षमता। सो बेसिकली ये आपके पास है 5 टाइप की डिसेबिलिटीज़: विजुअल, ऑडिटरी, इंटेलेक्चुअल, लोकोमोटर एंड लर्निंग। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की हैं। फर्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया एक बेसिकली व्यापक शब्द है जिसका जो रिलेशन है वो रीडिंग के साथ है। जैसे बच्चा जो है वो सा, वॉज, न्यूक्लियर, अनक्लियर, इन शब्दों में जब बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता है, लेटर्स को रिवर्स करके पढ़ना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं कि ये डिसलेक्सिक बच्चा है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया। अब देखिए, जब जिस बच्चे को डिसलेक्सिया है, जो पढ़ने में लेटर्स को रिवर्स कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो लिखे तो वो लिखे भी उल्टा चीज़ों को, बिकॉज जब बच्चा ए और ई में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा तो वो क्या करते हैं कि बच्चे वो लिखने में गलती करेंगे। अगर हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया रीडिंग आ गई, डिस्ग्राफिया राइटिंग आ गई। उसका नाम ही बता रहा है डिसग्राफिया, डिसेबिलिटी इन ग्राफिया मतलब राइटिंग, ग्राफ बनाना। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हैंड, फिंगर्स, नर्व्स का जो है वो इस तरह की जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है, मसल्स की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, उनमें निपुण नहीं होते हैं। वो ये बेसिकली एक ब्रेन के सेरेब्रम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण उत्पन्न हुआ एक हमारे पास एक तरह का डिसेबिलिटी है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है डिस्कैल्कुलिया। तो डिस्कैल्कुलिया क्या मतलब क्या है कि जो जितनी भी हमारे कैलकुलेशंस हैं, मैथ्स है, उनको समझने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम न्यूमेरेक्सिया भी कहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अगर उसको हम देखते हैं तो इसमें ग्राफिकल प्रॉब्लम भी होती है, लेक्सिक भी होता है, वर्बल प्रॉब्लम भी होगी, ऑडियोगनेटिक भी होगी, और इसमें अगर कोई नर्व्स का सिस्टम, नर्व्स में कुछ इशू है तभी ये जो है डिस्कैल्कुलिया की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिस्थीमिया। अब डिस्थीमिया की बात करते हैं तो हमारे पास अगर किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब बहुत जल्दी बच्चे जो हैं वो हाइपर हो जाना या बहुत जल्दी गुस्सा कर जाना, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाना, बहुत जल्दी सहम जाना, तो हम इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली डिस्थीमिया। इसमें लो मोराल रहता है और मानसिक स्थिति हमेशा ही लो रहती है, निम्न रहती है, तनाव की स्थिति रहती है, जिससे लर्निंग जो है वो अफेक्ट होती है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद एलेक्सिया या यहाँ पे डिस्मोर्फिया। तो डिस्मोर्फिया क्या होता है कि एक हमारे जैसे पूरे अपने आप पे ही एक तरह का डाउट हो जाना कि मेरी पूरा बॉडी प्रॉपरली डेवलप्ड है कि नहीं है। भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग छोटे हैं या अपूर्ण हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना करना, दूसरों से तुलना करना, अब उसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो अधिगम पे पड़ता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पास है ये एलेक्सिया। तो एलेक्सिया की अगर बात करें हम तो यहाँ पे ये है पढ़ने में अक्षमता, रीडिंग में प्रॉब्लम आना,
इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेसिया भी कहते हैं। इसके हम और भी क्या कहते हैं, विजुअल अफेसिया। विजुअल अफेसिया, अब ये एक तरह का हमारे पास हम कहते हैं तो विजुअल अफेसिया एक तरह का हमारे पास एक होता है हेरिडिटी प्रॉब्लम, एक होती है इनहेरिटेड, और हम जिसको कहते हैं कि ये हमारे पास अर्जित किया हुआ एक तरह का डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है। एलेक्सिया के कारण जो है अफेक्सिया और डिस्ग्राफिया जैसी दोनों ही प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिस्ग्राफिया भी हो सकता है, उसको अफेसिया भी हो सकता है, परंतु ये हर पोजीशन में या हर स्थिति में संभव नहीं है, बट कुछ जगह पे ये हो सकता है। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रंस की। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, जिनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, जिनको चीज़ों को याद रखने की स्मृति अच्छी होती है, उनकी मतलब लर्निंग पावर ज़्यादा होती है, उनकी मेमोरी ज़्यादा होती है, और वो क्रिएटिव बेसिकली क्रिएटिव होते हैं। IQ 140 से ऊपर होता है, रीजनिंग पावर अच्छी होती है, उनकी वोकैब अच्छी होती है, जो है वो बेसिकली तरह का मोरल रीजनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो है फिज़िकल विद डिसेबिलिटी, PWD। तो फिज़िकल विद डिसेबिलिटी जो है 7 तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं जो इनको माना गया हुआ है, और इसका मैं आपके साथ यहाँ पे बीच में पिक्चर शेयर कर दूँगी जो टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनका। सो फिज़िकल विद डिसेबिलिटी जो है 7 टाइप की पहले मेन डिसेबिलिटीज़ थी। उसके बाद जो है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक्ट जो आया था, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, सो इसका जो एक्ट है वो 2016 में आया था। और यहाँ पे ये बेसिकली जो पहले एक्ट आया था 1995 में, उसी का जो था पहले फिज़िकल विद डिसेबिलिटी जो था आर्टिकल 1995 का, उसी का रिवाइज वर्जन था 2016 में। अब पहले 7 थी, उसके बाद उनको 21 डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया गया था। यहाँ 7 डिसेबिलिटीज़ थी, यहाँ पे 21 डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया था। और ये जो था अप्लाई हुआ था हमारे पास 15 जून 2017 को बनाया जो गया था। ये 2016 में इंक्लूड किया गया था 21 डिसेबिलिटीज़ को, और जो अब अप्लाई हुआ था ये हुआ था 15 जून 2017 को। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ कौन सी हैं। देखिए, फर्स्ट है अंधापन, अगर हम बात करें तो ब्लाइंडनेस। सेकंड हमारे पास है लो विजन। थर्ड हम बात करते हैं तो लो विजन आ गया, जैसे हम जिसको कहते हैं दृष्टिबाधिता। तीसरा जो आ गया वो है कुष्ठ रोग से पीड़ित। फोर्थ आ गया श्रवण हानि, मतलब कि जो ऑडिटरी प्रॉब्लम होगी। लोकोमोटर जो डिसेबिलिटीज़ हैं। उसके बाद बोनापन, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो जैसे गिग्नाटिज्म या ड्वार्फिज्म है वो प्रॉब्लम आ गई। ड्वार्फिज्म के बाद आ गया हमारे पास स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। उसके बाद थैलीसीमिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस। उसके बाद हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज़, ऑटिज़म, सेरेब्रोप्लेसी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, एसिड अटैक एंड पार्किंसन डिसीज़। ये सब जो है आपके पास, मस्कुलर डिस्ग्राफी भी इसी में ही है। ये सारी प्रॉब्लम जो हैं ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ में आती हैं। तो ये 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ है। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं हमारे पास RTE एक्ट की, तो RTE एक्ट क्या कहता है। RTE एक्ट बेसिकली जो भी हम एक बच्चे को राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे फिर उस टाइम RTE एक्ट की। अब RTE एक्ट क्या कहता है, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं जो आपको पेपर में याद रखने हैं, जहाँ से आपको पेपर का कंसेप्ट पूछा जा सकता है। वो देखिए उसमें क्या है। ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, अप्रैल 2010, मतलब अप्रैल 2010 में। अब उन्होंने कहा था कौन सी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुआ था, अमेंडमेंट नंबर 86, जहाँ पे बोला गया था 6 to 14 ईयर में फ्री एजुकेशन। अब यहाँ पे शिक्षा का अधिकार नियम जो है वो 2009 में तैयार हुआ था, बट 1 अप्रैल 2010 को ये जो है लागू हुआ था। अब संविधान का कौन सा संशोधन था, वो था 86वां संशोधन, 86 संशोधन था।
उसमें क्या गया था कि आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग, कौन से बात आर्टिकल की बात है, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि 6 to 14 ईयर के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद क्या क्या था, उन्होंने कहा कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए 6 to 18 ईयर्स तक का ये प्रोविज़न होना चाहिए। क्लास में बच्चों को एज वाइज होमोजीनियस क्लासेस होनी चाहिए, मतलब एज वाइज क्लासेस के ग्रुप होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई छोटी क्लास, जैसे मतलब लेट्स सपोज कोई गिफ्टेड बच्चा है तब की बात अलग है, बट अदरवाइज जो है वो एज वाइज होमोजीनियस क्लास होनी चाहिए। एडमिशन अकॉर्डिंग टू फीस होनी चाहिए, कोई भी बच्चे की जो है वो एडमिशन के लिए फ़ीस नहीं लगेगी। और इसमें और क्या कहा गया है कि बच्चे को शारीरिक और मानसिक जो सज़ा है वो नहीं देनी है। बेसिकली नो कॉर्पोरल पनिशमेंट। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो इसका तो क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा पेपर में कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर। अब उसके बाद बोला गया है कि उम्र के अनुसार सीधा नामांकन होना चाहिए, कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि नो टेस्ट फॉर द एडमिशन। बेसिकली जो है वो एज के बेसिस के ऊपर बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। अगर छोटी क्लासेस में बच्चों का जब एडमिशन होता है तो वो एज के बेसिस पे होना चाहिए। एडमिशन फ़ीस नहीं चलनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं लेंगे, और बिना मान्यता के कोई भी स्कूल नहीं चलना चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि जितने भी EWS के बच्चे हैं, BPL या EWS के बच्चे हैं, उनको प्राइवेट स्कूल्स में 25% का कंसेशन मिलना चाहिए। तो अभी भी क्या है कि कुछ स्कूल्स के ऊपर जो है वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं कि अगर वो नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को तो उनकी जो है क्रेडेंशियल है या उनकी जो वैलिडिटी है उसको वो कैंसिल कर रहे हैं, या उनके हाई कोर्ट में केस जा रहे हैं कि वो कंसेशन नहीं देना चाहते हैं। अब उसके बाद है उन्होंने कहा है कि जो रेशो है क्लास में वो कितनी होनी चाहिए, 30:1, मतलब अगर 30 बच्चे हैं तो एक टीचर होना चाहिए। कौन सी क्लास तक, 1 to 5। और अगर हमारे पास है 35 मतलब क्लास नंबर अगर है 6 to 8 एलिमेंट्री क्लास में, तो यहाँ पे बच्चे होने चाहिए 35:1, मतलब 35 बच्चे हैं तो एक टीचर होना चाहिए उनके ऊपर। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो प्राथमिक स्कूल है वो कौन से एरिया में होना चाहिए, मतलब बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में ही प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। और जो हमारे पास बच्चे का उच्च प्राथमिक स्कूल है वो होना चाहिए घर से 3 किलोमीटर के एरिया में। उसके बाद अगर हम बात करें तो 6 to 5 तक के जो क्लासेस हैं उनके लिए वर्किंग डे होने चाहिए 800 वर्किंग आवर्स। 6 to 8 क्लास के लिए 220 वर्किंग डेज एंड 1000 वर्किंग आवर्स होने चाहिए। और जो टीचर है वो 45 आवर्स वर्किंग होने चाहिए उसके 7 डेज़ के लिए, एंड मतलब वीक के लिए वो 45 आवर्स काम करेंगे, इंक्लूडिंग उनका जो लेसन प्लान बनाना है एंड एवरीथिंग इंक्लूड करके वो 45 आवर्स बनने चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर 150 से ऊपर बच्चे हैं तो 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं तो उन्होंने जो दी है कि जो 1 to 5 के टीचर होंगे उनको वो TGT कहेंगे। उसके बाद अगर है तो 6 to 10 में TGT होंगे, 11 to 12 के लिए PGT होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तो जो है 9-10 को वो सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, 11-12 को सीनियर सेकेंडरी कहते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे NCF की। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो NCERT ने जो 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में दिया था, वही उन्हीं का ही वर्जन है। रिवर्स वर्जन जो है वो 2005 का। अब यहाँ पे मतलब NCERT ने जो दिए थे फ्रेमवर्क्स उन्हीं का एक पार्ट है जो NCF 2005। तो किसने दिया था, प्रोफेसर यशपाल की कमेटी जो है, प्रोफेसर यशपाल ने इसको कमेटी को चेयर किया था। अगर हम इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे, तो इसमें इन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बुक्स के सेंटर ना होके बच्चे के सेंटर होनी चाहिए। तो बेसिकली जो जितना भी स्कूली शिक्षा है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बालक केंद्रित होनी चाहिए।
अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो NCF 2005 का जो मतलब डिस्क्रिप्शन है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में 22 जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भी किया गया हुआ है, और प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये तैयार हुआ था। अब इसकी जो रूपरेखा है उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, उनका मतलब है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब कनेक्टिंग द लर्निंग आउटसाइड द स्कूल। पढ़ाई को जितनी भी हम क्रैमिंग करते हैं उन सब से दूर करना चाहिए। बच्चे को बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, और जो भी हम बात करते हैं वो बुक्स के अराउंड जो नॉलेज नहीं घूमनी चाहिए, बुक्स के अलावा भी नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना ओके स्टडी क्वेश्चंस हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, वो सब क्या हैं, एक तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे बच्चा अप्लाई कर सकता है। अब उसके बाद है लर्निंग विदाउट बर्डन। तो विदाउट बर्डन बच्चे के ऊपर कोई चीज़ का मतलब, जिसको हम कहते हैं कि अब सेमेस्टर सिस्टम अगर बना रहे थे तो उसका भी यही था कि बच्चों को 6 महीने में पढ़ ले, फिर उस चीज़ का बर्डन ख़त्म हो तो वो अगला पढ़े, इसे लर्निंग विदाउट बर्डन। और जो है हम बात करें तो जो जितनी भी स्कूल में हम एजुकेशन देते हैं उनको विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियों से जोड़ के देखा जाए, जोड़ के समझाया जाए, और बच्चों को राष्ट्र मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाया जाए, और ऐसे आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। अब उसके बाद हम बात करते थे कि उन्होंने कहा है कि इंस्पेक्शन मेथड का ज़्यादा यूज़ किया जाए जब पढ़ाने के लिए, लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा पढ़ाया जाए बच्चों को, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा सीखेंगे बेसिकली। टेस्ट मेथड यूज़ किया जाए, ग्रुप लर्निंग किया जाए, मिक्स्ड मेथड यूज़ किया जाए कि लर्निंग भी हो रही है, टेस्ट मेथड भी हो रहा है। टीचर एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए, ना डिक्टेटर की तरह, ना एज ए टीचर की तरह। तो वो बच्चा जो सीख रहा है उसको सीखने में हेल्प करना होना चाहिए टीचर का काम, मज़े एज ए फैसिलिटेट करना, उसको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फैसिलिटेट करना। उसके बाद है मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में या टोटल हिंदी चल रही है या टोटल इंग्लिश चल रही है या टोटल रीजनल लैंग्वेज चल रही है। तो एक तरह से मल्टी लैंग्वेज सिस्टम होना चाहिए जो बच्चे हर नॉलेज को गेन कर सकें। बेसिकली जो काम है टीचर का वो है नॉलेज को देना। तो अगर बच्चा नॉलेज ले रहा है तो वो लैंग्वेज का वहाँ पे बैरियर नहीं होना चाहिए सीखने में। बहुभाषीवाद होना चाहिए, तो बच्चा क्या है कि एक ही लैंग्वेज के साथ डिपेंडेंट ना होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं तो वहाँ नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। अब समाजीकरण की बात करते हैं तो हमारे पास सोशलाइजेशन एक ऐसी हमारी प्रक्रिया है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक बात करते हैं वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सोशलाइजेशन जो है वो एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें मानव है जो समाज के द्वारा सीखता है और पूरे जीवन ये चलती है, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बच्चा सोशल इंटरेक्शन के थ्रू या इंसान सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। और समाजीकरण की प्रक्रिया से एक प्रभावित क्या क्या होता है, हमारा पालन पोषण, हमारा कॉपरेशन, हम किसी चीज़ को कैसे अनुकरण करते हैं, हमें पुरस्कार मिलते हैं, दंड मिलता है। तो ये सब क्या है, हमारे समाजीकरण के पहलू हैं। अब समाजीकरण की हमारी इकाइयाँ क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन से हमारे पार्ट्स हैं। तो फैमिली, स्कूल, टीचर, ये सब क्या करते हैं, हमें सोशलाइज होने में हेल्प करते हैं। फोर्थ है मीडिया, बट आज की मीडिया तो सोशलाइज कम बट बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो इसीलिए फैमिली, स्कूल, टीचर एंड मीडिया दे हेल्प इन द, मतलब दिस इज़ द बेसिकली पार्ट्स ऑफ द सोशलाइजेशन। अब हम बात करते हैं तो जो अगर हम किसी बच्चे की बात करें तो उसका जो समाजीकरण हो रहा है या उसकी जो सोशलाइजेशन हो रही है उसमें बेसिकली दो जो हैं वो एजेंसीज काम करती हैं। एक है एक्टिव एजेंसीज, एक है पैसिव एजेंसीज। तो एक होंगी एक्टिव एजेंसी, मतलब सक्रिय एजेंसी, और निष्क्रिय एजेंसी, पैसिव एजेंसी। अब एक्टिव एजेंसी की बात करें तो वो क्या होगा, इसमें जहाँ बच्चा सक्रिय होता है बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें तो परिवार, हमारे दोस्त, हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव, हमारे जैसे हम हेल्थ क्लब कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या एक्टिव एजेंसीज हैं। जैसे रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, स्कूल है,
बच्चे जहाँ स्कूल में क्लब्स में पार्ट करते हैं वो हैं, उसके बाद हमारे नेबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ये सब क्या है हमारी एक्टिव एजेंसीज़ हैं हमारे सोशलाइजेशन में हेल्प करने के लिए। अगर हम बात करते हैं पैसिव एजेंसीज़ के बारे में तो ये बच्चे पे सीधा प्रभाव नहीं डालती हैं। लेट्स सपोज है हम बात करते हैं पुलिस स्टेशन, लाइब्रेरी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये जो सब हैं ये बच्चे सीखते हैं चीज़ों को, बच्चे को सोशलाइज करने में हेल्प करती हैं, बट ये डायरेक्ट नहीं करती हैं। जो डायरेक्ट एजेंसीज़ हैं वो ये हैं जो मतलब हम बात कर सकते हैं कि हर टाइम ही साथ बच्चे को सोशलाइज करती रहती हैं। बट जैसे हम बात करें तो लाइब्रेरी है, बात करें तो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं बच्चे को जो है वो सीधा प्रभाव नहीं डालती हैं, बट पैसिवली काम कर रही होती हैं। अब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जॉन डेवी के कंसेप्ट को बात करेंगे, ट्राइपोलर प्रोसेसेस, लैंग्वेज और लैंग्वेज के बच्चे कैसे सीखते हैं लैंग्वेज, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पोर्टफोलियो, जेंडर के ऊपर, एंड देन हम बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी की। सो ये टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।